हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कोस्ट डिवीज़न से रिलेटेड। कि हमारी जो कोस्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर के अंदर प्यार से, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोस्ट किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कोस्ट डिवीज़न के बारे में, पहले बात तो कोस्ट होती क्या है। कोस्ट का सिंपल सा मतलब है हमारा खर्चा। अब खर्चे कैसे कैसे हो सकते हैं इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। कोस्ट हमारी 6 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। देखो, फर्स्ट वन बाय वन करेंगे सारे एग्जाम्पल के थ्रू, तो सारा इजी हो जाएगा गेम। आपको सिर्फ जो मैंने चीज़ आपको फ़ोटो दी है ना, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, बाकी सारा समझना है। जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुनना, आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं फंक्शन की बात। कोस्ट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। कोस्ट का क्या फंक्शन है, मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग। ऐसी कोस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, कोई सी चीज़ को मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उसका क्या क्या लगेगा, उसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट लगेगी, मेरी रॉ मटेरियल्स हो गया, लेबर हो गया, ये सब चीज़ें लगेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐसी होती है जो एडमिन में बैठ के बंदे काम कर रहे हैं। अब ये बात सुनो मेरी, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या होती है? एक बंदा ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, एक सामान समझ लो पतंजलि घी बन रहा है। एक बंदा ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर में काम कर रहा है उसके रिलेटेड में। तो एट द एंड जब आप उस प्रोडक्ट को बेचोगे, तो आपको सामने जब देखोगे ना प्रोडक्ट, तो आपको ध्यान भी नहीं आएगा कि इसमें एडमिन कॉस्ट भी इंक्लूड है। आपको क्या लगेगा, यार इसका गत्ता है, गत्ते की कॉस्ट होगी, अच्छा भाई इसमें घी है उसकी कॉस्ट होगी, इसमें लेबर लगा होगा इसकी कॉस्ट है। कभी आपने सोचा है कि जो उसके ऊपर प्रॉपर बैच नंबर होता है वो होता है, ये सब कौन देता है? ये एडमिन देते हैं, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली है, लेकिन ये है कॉस्ट, ये इनडायरेक्टली है, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। हम इसको फंक्शन के बेसिस पे भी कर सकते हैं डिवाइड। सेलिंग 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 पूरा आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, जब हम अपना सामान अपने वेयर हाउस से, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, उधर से लेकर कस्टमर्स के घर तक पहुँचाने का जो भी कॉस्ट लगता है। पहले मैं क्या करूँगा, मेरी मेरी कोई फैक्ट्री है तो मैं होलसेलर को पकड़ूंगा, ठीक है। होलसेलर ने सामान लिया, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर से हमारे घर पे मिलेगा। तो ये जो भी चैनल्स इन्वॉल्व हुए हैं ना, उसके अंदर आपका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। और जब ये प्राइस बढ़ रहा है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो ये कॉस्ट में गिना जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ सेकेंड चीज़ है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट तो वही होगी जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, रॉ मटेरियल्स हो गए, लेबर की वेजेस दे रहा हूँ मैं, वो हो गए। एक होती है वेजेस, एक होती है सैलरी। सैलरी मिलती है ऑफिस वाले बंदे को जो ऑफिस में परमानेंट काम करता है जैसे। और लेबर होता है एक तरीके से, हम कहते हैं ना, जो माल ढोने का काम करते हैं, जो इस टाइप का काम करते हैं, लेबर इंटेंसिव काम करते हैं। एक होता है कंप्यूटर में टेक्निकल काम करते हैं, वो होती है, उनको मिलती है सैलरी, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपको बताया था मैंने भी, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया। कोई ऐसा बंदा, अब मैंने बोला कोई इंस्पेक्टर है जो हमारी क्वालिटी चेक कर रहा है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस काम में, लेकिन वो इनडायरेक्टली है। वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी होगी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो आपको पता है कि यार इतनी तो देनी ही पड़ेगी मुझे। मैं बात करता हूँ रेंट के बारे में। आफ्टर अ मंथ आपको 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी सेट हो रहेगा मामला, आपको वो देने पड़ेंगे। ये कंपलसरी है, ठीक है। फिर आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होता है कि यार मैंने अगर अगर मेरा मैं बात कर रहा हूँ हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, पहले मेरी बात सुनना, मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर हाउस होल्ड के अंदर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन है, मैंने अगर बिजली ज़्यादा यूज़ करी है तो उसके हिसाब से मेरा बिल भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ये वेरिएबल हो गया। वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो कि ऐसी चीज़, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ा तो वो कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैंने बोला मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मैं रॉ मटेरियल्स ज़्यादा लूँगा, तो मेरा सिंपल सी बात है कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने के कारण जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है, उससे मेरी कॉस्ट कम भी होगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है। एक होता है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्या होता है? सेमी वेरिएबल के अंदर ये होता है, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सिक्योरिटी का देना ही पड़ता है। जैसे मैंने बोला, मेरी एक कोई कंपनी है, उसमें मेरे बिजली का बिल जाता है, ठीक है। अब मेरा जो बिजली का बिल जाता है, समझ लो, सपोज करो कि मेरा 1,000 रुपये का बिल आया है, उसमें से 700 रुपये तो मेरी सिक्योरिटी है। मेरा जो असली में बिजली का अमाउंट जो आया है वो 300 रुपये आया है, ठीक है। अब जो ये फिक्स्ड अमाउंट है, जो 700 रुपये मुझे हर महीने पे करना ही करना है, चाहे मैं बिजली बिल्कुल बंद कर दूँ या मैं यूज़ ही ना करूँ,
ठीक है, तो मुझे 700 रुपये तो पे करना पड़ेगा ना। ये तो सिक्योरिटी अमाउंट है, ये तो मेरे एक फिक्स्ड अमाउंट है। लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद जो मेरा फ्लक्चुएट हो रहा है अमाउंट पूरा, उसको बोलेंगे वेरिएबल। तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल का मिक्स्ड होता है, सेमी वेरिएबल। ठीक है, एक आता है पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट को हम बोल सकते हैं सैलरी, रेंट देना, ये ठीक है, ये इस पे आ गया। बेसिकली आप ये कहोगे यार कुछ कुछ पॉइंट्स तो ऐसा लग रहा है कि किसी और के अंदर ही मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इसको मैंने ढंग से समझाने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फंक्शन वंक्शन, तो इससे ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। अब सबके बारे में ऐसे समझा कर आओगे तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप इंटरलिंक भी कर देना कि हम इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव को भी इंक्लूड करते हैं, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बारे में। ठीक है, डिसीजन ये ज़्यादा एलाबोरेट कर दिया बिल्कुल। डिसीजन मेकिंग के लिए आता है डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये ध्यान सुनना, डिफरेंशियल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ही है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मैंने अगर कोई चीज़, मैंने अपना पैसा किसी चीज़ में लगाया, तो समझ लो कि मैंने मैं आपको फिर समझाता हूँ। जैसे समझो मैं कोई कंपनी है मेरी, मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल है। मुझे पता है कि अगर मैं एक इस वाले प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, रेट मिलेगा, मतलब कि रिटर्न मिलेगा। और दूसरे वाले में करता हूँ तो 12% का मिलेगा। अगर मैं 12% वाले को चुनता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं 10% वाले को छोड़ रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी का मतलब यही होता है ना, द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। अपना विकल्प जो सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बेस्ट विकल्प है ना आपको, उसको छोड़ना। अगर मैंने बोला मेरे पास एक पर्क एक्सेल है, मेरे पास 5 रुपये हैं, या तो मैं 5 रुपये की पर्क एक्सेल ले सकता हूँ या 5 रुपये की मंच ले सकता हूँ। अगर मैं 5 रुपये की मंच लेता हूँ तो मेरे पास पर्क एक्सेल जो है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। जो उसको छोड़ने की कॉस्ट है ना, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट हो जाएगी। अब संक कॉस्ट की बात करते हैं। अब बता आपको कि कंपनी कितने बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करती है, उसमें करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों अरबों रुपए लगाती है। क्या वो पैसा 101% ये जेन्युइनिटी है, गारंटी है क्या वो पैसा बाद में रिकवर हो जाएगा उनको? नहीं। मैं कह रहा हूँ 70% केसेस में ऐसा होता है कि पैसा रिकवर नहीं हो पाता अगर कोई नई कंपनी है तो ये क्या हुआ? अब मैं बोल रहा हूँ, मैं एक एक बच्चा अपने स्कूल की फ़ीस दे रहा है, अब वो पैसे वापस मिलेंगे उसको? नहीं मिलेंगे। तो ये उसकी संक कॉस्ट होगी, वो डूब गई कॉस्ट। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा लगाया वो डूब गया, अब वो वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है, मैं बोल रहा हूँ ये हल्का हल्का मिलता जुलता ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही है। इसमें जैसा कि ये होता है, एक टीचर है, वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, स्कूल के अंदर। वो 1 डेढ़ महीने की छुट्टी ले लेता है, या 6 महीने की छुट्टी ले लेता है, या 8 महीने की छुट्टी ले लेता है। वो उसको कोई डिप्लोमा कोर्स करना है, ठीक है, 12 महीने का कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर लेता है, तो वो छुट्टी ले लेता है जब तक के लिए। जब वो उसको डिप्लोमा कोर्स मिलता है, जो डिप्लोमा मिलता है उसको, तो उसके लिए अपनी इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है? अगर वो इतने दिन जितने उसने छुट्टी ली है, अगर वो छुट्टी नहीं लेता तो उसको सैलरी मिलती है उधर से। ठीक है, ये उसकी इम्प्यूटेड कॉस्ट होगी। अब कंट्रोलेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कंट्रोलेबल हो गया, एक अनकंट्रोलेबल हो गया। इसका मतलब होता है कि ऐसी कॉस्ट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं बोला अपनी मिनिमाइज़ करना वेस्टेज को, कोई भी रॉ मटेरियल्स के अंदर मिनिमाइज़ करना वेस्टेज को। ठीक है, वेस्टेज होगी लेकिन मिनिमाइज़ करना, कंट्रोल कर सकता हूँ। अनकंट्रोलेबल का मतलब यार मुझे कोई फिक्स चार्ज है, वो तो मुझे पे करना ही करना है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसी कॉस्ट जिसको मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता, विद इट इज़ आउट ऑफ माई स्कोप। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था। अगर आपको कुछ और एलेबोरेट करना है, पूछना चाहते हो तो पूछ लेना, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे बना कर आना प्रॉपर चार्ट के थ्रू। और भी इसके बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं डायग्राम बनाने की, जैसे बीच में कॉस्ट लिख दिया आपने, आसपास एरो कर दिए, फिर ये फंक्शन लिख दिया, आइडेंटिफिकेशन लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये एलिमेंट्स हैं इन सबके, तो थोड़ा और डायग्राम और भी अच्छा इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।